हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलास हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 12 का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने स्पीशीज रिचनेस तक स्टडी किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? बहुत देर से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतना ही जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल होगा, कम्युनिटीज़ स्टेबल होंगी। तो स्टेबल कम्युनिटी क्या है? ये वो कम्युनिटी है जिसके अंदर कोई ज़्यादा वेरिएशन ना हो प्रोडक्टिविटी में फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। तो या तो वो रेजिस्टेंट हो या रेजिलिएंट हो। रेजिलिएंट मीन्स कि वो चेंजेस को अडेप्ट कर जाए, कि अगर कोई वेरिएशंस होती हैं, कोई ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे कोई नेचुरल या मैन मेड कोई भी वेरिएशंस आती हैं। नेचुरल में डिज़ास्टर्स आ गए जैसे कलामिटीज़, और मैन मेड में जैसे इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग होगी फॉरेस्ट की। तो ऐसे केस में वो जल्दी ही रिकवर कर जाए या ज़्यादा उसके ऊपर असर ही ना पड़े। इसके अलावा तीसरी चीज़ है, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज क्या है? जो कि कोई बाहर से, जैसे एग्जॉटिक स्पीशीज, नॉट इंडिजिनस टू दैट एरिया, मतलब नॉन नेटिव जो स्पीशीज है वो अगर हों तो उनके इन्वेजन से इस पे कोई असर ना पड़ता हो। तो ऐसी जो है वो कम्युनिटी वो स्टेबल कम्युनिटी कहलाती है। अब ये सारे किसी कम्युनिटी के स्पीशीज रिचनेस के साथ लिंक्ड है या नहीं है, इसके बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेविड टिलमैन की। तो टिलमैन ने क्या किया? उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के ऊपर। वहाँ से हमें पता चला कि ज़्यादा स्पीशीज़ जो होगी वो जहाँ पर भी, तो वहाँ पर टोटल बायोमास में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती थी। ईयर टू ईयर देखा कि बायोमास की वेरिएशंस कम ही हुई। तो इसका मतलब क्या है? जो इंक्रीज डेंसिटी है, इंक्रीज स्पीशीज रिचनेस है, उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो टिलमैन के दो वो थे ऑब्जर्वेशंस थी कि ज़्यादा स्पीशीज होंगी तो ईयर टू ईयर कम वेरिएशन आएंगे बायोमास में, एंड दूसरा डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो टोटल ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हायर होगी। स्टेबल कम्युनिटी के लिए यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसे कंप्लीटली हमें समझ में तो नहीं आता कि स्पीशीज रिचनेस से कैसे ये सारा का सारा ओवरऑल वर्क कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए एंड ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है प्रॉपर डाइवर्सिटी का ज़्यादा होना। तो हमारे अर्थ पे जैसे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बहुत जल्दी बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस हो रहे हैं। उन सारे लॉसेस को हमें इसी वजह से प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ऑल्टर करेगी, उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो वैसे देखा जाए तो कोई मतलब आप क्लियर कट नहीं कह सकते कि हाँ कि कोई स्पीशीज़ ख़त्म हो गई सपोज़, तो क्या वो एक स्पीशीज़, अगर ढेर सारी स्पीशीज़ है उसमें से एक स्पीशीज़ निकल भी गई तो क्या उस स्पीशीज़ के जाने से इकोसिस्टम पे कोई असर पड़ता है या नहीं? पर इसी में एक पॉल एलरिच साइंटिस्ट था, उसने दिया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो इंटरेस्टिंगली उसने कहा कि एक एरोप्लेन है वो हमारा इकोसिस्टम है, और उसमें जो रिवेट्स मतलब जो स्क्रूज हैं जो सारे टाइट किए हुए हैं, सारे पार्ट्स एरोप्लेन के इकट्ठे रखे हुए हैं जिन्होंने, वो सारे जो हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। तो हर पैसेंजर आए तो वो एक रिवेट निकाल के ले जाए। ऐसे ही लगता है ना कि हाँ एक रिवेट निकाल भी लिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे एक रिवेट गया तो प्लेन की सेफ्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर अगर इसी तरह करते 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 सारे बहुत सारे रिवेट्स निकल जाए,
कोई ऐसा रिवर्ट निकल जाए जिससे कि उसके विंग्स पे असर पड़ जाए या उसके किसी मेजर पार्ट पे, कॉकपिट पे असर पड़ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ है उसके डैमेज होने से वो पूरा का पूरा जो प्लेन है, मतलब पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, इस पे ये मैटर करता है कि स्पीशीज़ कौन सी है। वी कॉल दैम कीस्टोन स्पीशीज़। तो कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होती है, जो ऐसे मौसम में फूड प्रोवाइड कर रही हैं जैसे कि जिस मौसम में कुछ भी और नहीं है, जैसे डिसीडियस फॉरेस्ट है, उसके अंदर जिस सीज़न में, अप्रैल के मंथ में बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह नहीं अवेलेबल, तो मंकीज़ फिग पे सर्वाइव करते हैं। सपोज वहाँ से फिग के सारे ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाए तो सारी मंकीज़ की पॉपुलेशन चली जाएगी। इसी तरह से कुछ होती है क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, जैसे कि हनी बीज, दे आर द मेजर पॉलिनेटर्स। तो अगर उनको डिस्टर्ब करोगे, पॉलिनेशन पे इन्फ्लुएंस होगा। पॉलिनेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रूट सेट, तो ऐसे करके असर पड़ता है। ये था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एलरिच से। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखें तो वही कि बहुत सारी स्पीशीज़ थी पहले, धीरे धीरे करके वो कैसे लूज़ करने लगे हम। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि जैसे पैसिफिक आइलैंड्स में जब लोगों ने रहना शुरू कर दिया तो बहुत सारे नेटिव बर्ड्स की, अराउंड 2000 बर्ड्स थे जो नेटिव बर्ड्स थे, वो डिसअपियर होने शुरू हो गए। IUCN के डाटा से अगर हम देखें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका डाटा है, रेड डाटा बुक है, तो उसमें सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट लिखी हुई है। वो ना कुछ बेसिक कैटेगरीज है, दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लास 12, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर इसमें टर्म्स आती हैं एक्सटिंक्ट या एक्सटिंक्ट इन नेचर, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। तो ये डिग्री है अलग अलग कि किस लेवल तक वो अभी वो थ्रेट है उनको एक्सटिंक्ट होने का, उसकी बेसिस पे IUCN ने एक लिस्ट बनाई है। तो उसमें एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज़ है, जिसमें कि 338 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। तो कहते हैं कि इतने प्लांट्स जो हैं वो हमारे एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन है कुछ एक्सटिंक्ट हुए ऑर्गेनिजम्स की। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। डोडो, और मतलब वो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ, मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सी काउ रशिया से, एंड 3 स्पीशीज बाली, जावन एंड कैस्पियन टाइगर की। तो ऐसे करके मतलब लास्ट 20 ईयर्स में भी हमारे ये सारा डाटा हमारा पुराना है, बट सिंस NCERT में ये हमें प्रोवाइडेड है तो हमने यही वाला डाटा टेकअप करना है, अनलेस हमारी कोई करेक्शंस आगे नहीं आ जाती। जैसे आपको पता ही है अभी सप्लीमेंट में काफ़ी सारे एडिशंस एंड करेक्शंस आई हैं, वो हम सेपरेट वीडियो में टेकअप करेंगे। तो अगर सारे रिकॉर्ड्स का हम एनालिसिस करें तो देखा गया कि कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, और इसमें भी जो एम्फीबियंस की स्पीशीज़ है ना वो ज़्यादा उनको थ्रेट है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे होम्योथर्म्स होते हैं मैमल्स, तो मैमल्स को ना इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं पड़ती अडेप्ट करने में, क्योंकि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को, अपनी कंडीशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। एम्फीबियंस में ये होता है कि अब उनको पानी की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसीलिए ये ज़्यादा वल्नरेबल है टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपको परसेंटेजेस याद करनी है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कितने परसेंट लाइकलीहुड है उनके एक्सटिंक्ट होने की, या कितनी उनकी वल्नरेबिलिटी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मास एक्सटिंक्शन की। हमारे पास
जो 3 बिलियन ईयर्स वाला, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, धीरे 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 करके अर्थ इवॉल्व करी, तो कुछ पीरियड्स आए जहाँ पर मास एक्सटिंक्शंस हुई। अभी हम 6th एक्सटिंक्शन की तरफ हेड कर रहे हैं। तो क्या जो एक बार एक्सटिंक्शन होती है, मास एक्सटिंक्शन, उसमें एक बल्क में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं। आप सबको पता है जुरासिक एरा के बाद सडनली डायनासोर्स जो थे वो डिसअपियर हो गए अर्थ से। वो कैसे हुआ? बहुत सारी थ्योरीज है। वन ऑफ द थ्योरीज कि मीटियोराइट कोई टकराया, जिसकी वजह से वो सारा का सारा वेजिटेशन वाला पार्ट डैमेज हो गया, और क्योंकि डायनासोर साइज में सबसे बड़े थे तो उनको स्टेबलाइज होने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, तो इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। इन जनरल अगर हम देखें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हो सकती है? जैसे प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाए, या जैसे एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस जो हैं, परटर्बेशंस हैं, उनकी वजह से डीस्टेबलाइज हो जाएं ऑर्गेनिजम्स, की मतलब उसको कोप अप नहीं कर पा रहे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि इकोसिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं वो उसमें चेंज ओवर होना शुरू हो जाए, जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, कहीं वाटर की सप्लाई, वाटर का यूसेज कम हो जाए, पेस्ट का साइकिल, डिजीज़ का साइकिल, ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिलके लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसमें हम बात करते हैं 4 मेजर कॉजेज़ की लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो उसको हम बोल देते हैं ईवल क्वाड्रेंट। जो इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एज द नेम इंडिकेट्स कि जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रह रहा था, उसकी जो मेजर एरिया था, टेरिटरी थी, वो कैसे लूज हो सकती है? सड़कें बन गई, या कोई डैम की कंस्ट्रक्शन हो गई, तो इस वजह से, या बीच में से कोई उन्होंने रोड की कंस्ट्रक्शन की तो फॉरेस्ट के 2 एरियाज जो है वो सेपरेट हो गए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े हो गए हैबिटेट के, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो है वो अच्छे से नहीं कोप अप कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें हम बात करते हैं कि जैसे आपको इसमें याद रखना है कि पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो थे वो 14% कॉन्स्टिट्यूट करते थे, अभी वो रह रह के डाउन जा के सिर्फ 6% तक ही रह गया है उसका परसेंटेज। अमेज़न के जो फॉरेस्ट थे, जिनको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, उसमें भी ऐसे हुआ। सोयाबीन की क्रॉप ग्रो करने के लिए उनको साफ करना शुरू कर दिया, तो वो वाला रीजन जो है वो भी धीरे धीरे करके ग्रासलैंड्स रेज करने के लिए, या मतलब क्योंकि वो सारा एरिया जो है वो सारा कैटल ओरिएंटेड है वहाँ पर बिजनेस, तो वहाँ पर ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट कर दिए फॉरेस्ट। आपको पता है कि जो ग्रासलैंड है वो तो फिर भी जल्दी रिजुविनेट हो जाते हैं, फॉरेस्ट को तो रिजुविनेट होने में, दोबारा से रीजनरेट होने में बहुत देर लगती है। तो इस वजह से हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी कम होनी शुरू हो गई। तो दूसरा मेन पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ईवल क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे थे ना, तो 4 मेजर पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया हैबिट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ह्यूमन बीइंग्स की नेचर होती है कि हम सिर्फ जितना चाहिए उतना नहीं यूज़ करते, उसे जितना चाहिए उतना यूज़ करना इज सस्टेनेबल यूसेज। लेकिन हम क्या करते हैं? वी टेंड टू एक्यूमुलेट थिंग्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितना चाहिए उतना तो है ही है, बाकी का भी सारा। जैसे कि एलिफेंट है, आइवरी के लिए एलिफेंट के जो टस्क होते हैं उसको यूज़ करना होता है, तो क्या किया? एलिफेंट को ही मार दिया। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, हमारी ग्रीड की वजह से बहुत सारी एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं, जैसे कि स्टेलस इक्वाई काउ या पैसेंजर पिजन। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही। अब जैसे मेरीन फिश है, हमने
निकालते जाते हैं ओशन से फिशेस, लेकिन उसको कौन सा रिप्लेनिश किया जा रहा है। तो ऐसे करके मरीन फिश भी धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन, क्योंकि हार्वेस्टिंग ही चल रही है, कोई ऐसा तरीका तो यूज़ नहीं किया जा रहा कि जिसकी वजह से थोड़े रिसोर्सेज बढ़ा के और फिश वहाँ पर कोई एडअप की जाए, तो वो भी एंडेंजर हो रही है प्रेजेंटली। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अभी हमने बात की थी एलियन मतलब नॉन नेटिव, तो ये इतना थ्रेट क्यों पोज करता है। जो नॉन नेटिव है वहाँ से वो स्पीशीज तो आ गई, लेकिन अब जहाँ पर वो आई, अगर उसको वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस सूट कर गई हैं, सारा कुछ सूट कर गया, तो क्या होता है कि उसके नेचुरल प्रेडेटर तो है नहीं वहाँ पे, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेसिवली वो ग्रो कर जाती है। इसमें हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्थेनियम कांग्रेस या कैरेट ग्रास। ये वीट की वैरायटी थी PL84, उसके साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इंडिया में आई। यहाँ पर क्योंकि नेचुरल प्रेडेटर थे नहीं, क्लाइमेट सूट कर गई, तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम वीट बन गई है पार्थेनियम। पार्थेनियम के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर एनिमल्स की बात करें तो नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो अल्टीमेटली सीक्लिड फिश की 200 स्पीशीज उस लेक की ऐसे करके उसकी वजह से, सिर्फ नाइल पर्च की वजह से डिसअपियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्थेनियम के अलावा लेंटेना। लेंटेना के कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, तो आप भी ऑर्नामेंटल यूज़ करते हो। तो वो लेंटेना अगर फॉरेस्ट में आ जाए तो वो होती है श्रब्स, वो उसी लेवल पे श्रब वाली स्टेज पे ही फॉरेस्ट की जो सक्सेशन है उसको रोक देता है। देन इसके अलावा वाटर हायसिंथ, आइशोर्निया, इसे बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये ना हमारी सारी वाटर बॉडीज़ में लाए कैसे थे, इसमें पर्पल कलर के सुंदर फ्लावर्स होते हैं देखने में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। तो वो उस चक्कर में लाए, तो वही उसने बहुत ज़्यादा डैमेज करना शुरू कर दिया, वाटर बॉडीज़ को क्लॉग करना शुरू कर दिया। तो रेनी सीज़न आने से पहले नदियों की जो सिटीज़ के अंदर से जा रही हैं छोटी नदियाँ, उनकी सफाई इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि उनमें बहुत सारा आइशोर्निया ग्रो कर रहा होता है। ऐसे ही एनिमल्स में से एक एग्जाम्पल तो नाइल पर्च का हो गया, दूसरा हमारे पास है कैट, अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस। तो इसका जो एक्वाकल्चर पर्पस के लिए था, इसने इंडिजिनस कैटफिश को एक थ्रेट पोज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है इसमें कोएक्सटिंक्शन। तो कोएक्सटिंक्शन क्या है, एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई क्योंकि उसका वो या तो होस्ट था जिसके ऊपर वो एज पैरासाइट ग्रो कर रही थी, तो अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट भी मर गया या एक्सटिंक्ट हो गया है ना, या कोई ऐसा कि उसका लाइफ साइकिल उसके बिना कंप्लीट ना होता हो, तो ऐसे केसेस में साथ वाली स्पीशीज जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। कि जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हुआ तो उसके ऊपर के जितने भी पैरासाइट्स थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह प्लांट और पॉलिनेटर, जैसे आपको पता है ना, यक्का और प्रोनुबा, ऑफरिस एंड कॉल्पा, फिग एंड ब्लास्टोफेगा, ये म्यूचुअली आपस में पॉलिनेशन इनकी होने की वजह से इंटरडिपेंडेंस होती है इनकी आपस में। तो ये साथ में अगर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप हो प्लांट पॉलिनेटर वाला, तो वो भी ऑर्गेनिज्म साथ में एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। लॉस ऑफ कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस या इवल क्वाड्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी मेन कॉज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन है, और बाकी जो एलियन स्पीशीज वाले एग्जाम्पल्स आते हैं आप इनकी अलग से लिस्टिंग कर लीजिए। वो लिस्ट किया हुआ रिपीट करते रहेंगे अगर आप, तो MCQs एज वेल एज थ्योरी के जो बोर्ड्स के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।